नमस्कार, मैं हूँ रेखा। मैं अस्मिता। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह डीडी बिहार आपके लिए बिहार बिहान कार्यक्रम लेके उपस्थित हो जाते हैं, जिसमें हम हर सुबह एक विशेष मेहमान से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करें जिससे आप अपना नॉलेज गेन कर सके, कुछ ऐसी बातें आपसे हम साझा करने की कोशिश करें जिससे आपको कुछ योजनाओं का फ़ायदा हो सके। इसी कड़ी में आज हम अपने एक विशेष मेहमान के साथ उपस्थित हो चुके हैं। क्यों पता। बिल्कुल रेखा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बिहार बिहान अपने साथ एक समेटे हुए आता है जिसमें कि हम मेहमान से आपको रूबरू करवाते हैं, साथ ही साथ कई ऐसे विषय पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं जो हमारे दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद होता है और ज्ञानवर्धक होता है। बिल्कुल दर्शकों, चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और रेखा, क्योंकि हमारा पहला सेगमेंट बहुत ही खास होता है, संसार में अनेकानेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जीवन के लिए कई सदुपयोगी बातें कही हैं और लिखी हैं, और उन बातों को का अनुसरण करके, उन बातों को सुनकर, उन बातों को पढ़कर कहीं ना कहीं हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारी सारी इंद्रियां खुल जाती हैं तथा उन विचारों को, उन कथित पंक्तियों को पढ़ने और सुनने के बाद हम जीवन में अपनी कई कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। जी हाँ, जिन शब्दों को सुनकर आपके मन की सारी इंद्रियां खुल जाती हैं और हमारा दिलो दिमाग कहीं ना कहीं तरोताज़ा हो जाता है, उसे कहते हैं अनमोल वचन। और इसलिए हमारा बिहार बिहान अपने पहले सेगमेंट में लेकर आता है खास आपके लिए अनमोल वचन। देखते हैं क्या है खास हमारे पहले सेगमेंट में। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। जो विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, आपके विषय में अपने दर्शकों को बताऊं कि आप हमारे बीच हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान सुषमा सुमन का, जो कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जिला समन्वयक हैं ICDS की। जी, ICDS मुजफ्फरपुर में आप कार्यरत हैं। अपनी सेवाएं लगातार आप दे रही हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हैं। तो सुषमा जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि बहुत सारी बातें तो हम करेंगे ही जिस विषय में आप काम कर रही है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले आपके विषय में जानना चाहूँगी, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब, कैसे, कहाँ हुई, किस तरीके से आपका बचपन बीता? सबसे पहले तो बिहार बिहान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुषमा सुमन। अभी मैं राष्ट्रीय पोषण मिशन ICDS अंतर्गत मैं कार्य कर रही हूँ। उसमें मैं जिला समन्वय के पद पे अभी हूँ और अभी मैं मुजफ्फरपुर में कार्यरत हूँ। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है सभी मैं मुजफ्फरपुर से ही कंप्लीट हुई है। मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में ऑनर्स किया है, साथ ही मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन से PG किया है। तो अभी मेरी जितनी भी शिक्षा दीक्षा हुई मुजफ्फरपुर से हुई। आगे की जो भी मेरी ट्रेनिंग हुई मेरी पटना में हुई थी, पटना कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल से। मैं आहार सलाहकार हूँ और आहार सलाहकार साथ साथ मैं जिला समन्वयक भी हूँ। तो ये दोनों कार्य मैं कर रही हूँ। और अभी मैं जिस पद पे हूँ, जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हूँ, वो राष्ट्रीय पोषण मिशन है। ये पोषण अभियान अंतर्गत लोगों में जन जागरूकता का कार्यक्रम मुख्य रूप से चलाया जाता है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से पोषण माह और पोषण पखवाड़ा, ये दो कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो कि सितंबर और मार्च महीने में होते हैं। सितंबर में पोषण माह होता है जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लगातार मनाया जाता है, जिसमें हम पूरे माह लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इसमें हमारे जो मुख्य रूप से जो लाभार्थी होते हैं, जिन्हें हम विशेष रूप से फोकस करके उनके ऊपर कार्य करते हैं, वो हमारी होती हैं गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, किशोरियां और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। हम इन्हीं 4 लाभार्थियों पे मुख्य रूप से फोकस करते हैं और इन्हें जागरूक करने का कार्य करते हैं। इनमें हम मुख्य रूप से पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही साथ स्वच्छता के ऊपर भी विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग। तो इन सभी के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ ICDS की जो 6 सेवाएं होती हैं, पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच सेवाएं, रेफरल सेवाएं, स्कूल पूर्व शिक्षा, और छठा हमारा हो गया पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो इन 6 सेवाओं के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं।
और जो पोषण मिशन के अंतर्गत जो हमारा जो मुख्य वर्क है कि हम इन सभी कार्यों को तो करते हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे करें, तो इसके लिए सारे टेक्निकल लोग हैं इसके अंतर्गत, जो कि टेक्निकली सारे कार्य को ऑनलाइन करते हैं। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उन्हें सभी को स्मार्टफ़ोन दिया गया है। आजकल सभी कार्य आप सभी जानते हैं कि सभी अब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो उन्हें स्मार्टफ़ोन देकर और उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसका नाम है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। उसके ज़रिए वो सारे कार्य को उसमें प्रविष्टि करती हैं और वो सारे कार्य को हम लोग ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया सुषमा जी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन में आप किन 4 वर्गों पर कार्य करती हैं, और जिन 4 वर्गों की आप बात कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपके ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, जहाँ उन्हें बहुत अधिक जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है किसी विषय के बारे में, वहाँ कुपोषण की कमी, कुपोषण के बारे में सुनने को मिलता है। या गर्भवती महिलाओं की बात करें जिनमें पोषण की कमी है, आप उन्हें जागरूक करने की कोशिश करती हैं, उन्हें जागरूक करती हैं, लेकिन जहाँ कमी है उन कमियों को दूर कैसे कर पाते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा जो पोषण अभियान है उसके अंतर्गत जो हमारा उद्देश्य बनाया गया है कि इन जो 4 बेनिफिशरी है, तो हमें प्रति वर्ष 3% तक की अनीमिया की कमी करनी है, 2% अल्पवजन, कुपोषण, इन सभी की कमी प्रति वर्ष करनी है। तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं और इसको अलग अलग तिथियों पे भी की जाती है, जिसमें कि हम अगर सामुदायिक गतिविधि की बात करें तो हमारे यहाँ 2 सामुदायिक गतिविधि की जाती हैं, जिसका नाम है गोद भराई, अन्नप्राशन। तो ये गोद भराई जो है प्रत्येक मास 7 तारीख को मनाया जाता है, जिसके ज़रिए हम गर्भवती माताओं और समुदाय के सभी लोग एवं उनके परिवार के बीच उनकी गोद भराई करते हैं। और गोद भराई में हम ये मैसेज देते हैं कि उन्हें कितना खाना है, एक टाइम का अतिरिक्त भोजन उनके खाने में होना चाहिए, और उन्हें कितनी बार खाना है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनके लिए ज़रूरी है और उन्हें रोज़ाना शामिल करना है। और उन्हें यह भी बताते हैं कि जो स्थानीय खाद्य पदार्थ है उन्हें अपने भोजन में शामिल करें, ताकि उनका स्वास्थ्य आसानी से सुधारा जा सके और उनका पोषण स्तर सुधारा जा सके। जो हमारा दूसरा समुदाय आधारित गतिविधि है वो है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, जैसे कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चे 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, अलग से उन्हें पानी भी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध। लेकिन 6 माह पूर्ण होते ही उन्हें ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है। तो हम ये समुदाय में ये गतिविधि कराते हैं, जिससे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। उनके घर के सदस्यों, उनके माता पिता सभी को इसमें हम लोग जोड़ते हैं और उनके सामने ये गतिविधि कराई जाती है, ताकि उनके घर के सदस्य भी जाने कि उनके बच्चे के लिए ऊपरी आहार कितना ज़रूरी है और उस ऊपरी आहार में उन्हें क्या क्या देना है और कितनी बार देना है। तो उस ऊपरी आहार में जो भी हमारे स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं, पारंपरिक भोजन है, उन्हें उनके ऊपरी आहार में शामिल करेंगे और किस प्रकार से उनका खाना होना चाहिए, किस प्रकार से बनाना है, ये भी बताया जाता है, ताकि वो बच्चे इजी वे में उसको खा सके और वो साफ़ सुथरा तरीके से भी बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। और बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है ये कि समुदाय के लोगों को जागरूक करना। इसीलिए पोषण माह और पोषण पखवाड़ा, ये 2 जो कार्यक्रम हैं, इसके ज़रिए ग्राउंड लेवल तक सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से इसको कराया जाता है और घर घर जाके इन्हें लोगों को अवेयर भी किया जाता है। इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, जैसे कि हम उसमें खाद्य पदार्थ का जो स्टॉल होता है वो भी लगाया जाता है, जो कि स्थानीय लोकल फूड होते हैं, उसको दर्शाया जाता है। उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व कितने पाए जाते हैं, ये भी बताया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता है। साथ ही प्रभात फेरी, रैलीज़ निकाली जाती हैं, इन सब के ज़रिए किया जाता है। हम लोग बच्चों और विद्यालयों में भी इसका कंपटीशन करवाते हैं। इसमें सभी समन्वय विभाग का सहयोग होता है, जिसके ज़रिए लोगों को जागरूक ग्राउंड लेवल तक किया जाता है। इसमें हमारी आंगनवाड़ी सेविकाओं का बहुत बड़ा भूमिका होता है कि वो घर घर जाके ये संदेश देती हैं। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, जाती हैं, घर घर जाकर सामुदायिक स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करती हैं, किस तरीके से उन्हें अपना आहार रखना है, और जब ये आप समुदाय के बीच में बताती हैं तो जाहिर सी बात है पूरा परिवार वहाँ होता है, पूरा समुदाय वहाँ होता है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता का ये जो प्रयास है वो पूरे समुदाय के बीच में फैलता है। जब हम ICDS की बात करते हैं सुषमा जी,
और दूसरी तरफ जब हम आंगनबाड़ी की बात करते हैं, तो क्या अपने दर्शकों के लिए मैं ये बात जानना चाहूँगी कि आईसीडीएस और आंगनबाड़ी, क्या ये दोनों संस्थाएं एक ही हैं या दोनों संस्थाएं भिन्न हैं? और ये काम करती है तो किस तरीके से काम करती है, किन उद्देश्यों को लेकर काम करती है? और जब ये काम करती है तो क्या निम्न तबकों के लिए भी काम करती है या इनके लिए कोई एक अलग वर्ग निर्धारित है? जी, देखिए ये दोनों एक ही है। आईसीडीएस समेकित बाल विकास सेवाएं, इनके अंतर्गत ही जो हमारी फ्रंट लाइन वर्कर होती हैं ग्राउंड लेवल पे, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं। तो एक पूरा चैनल बना हुआ है कि हमारा राज्य स्तर पे भी हमारे आईसीडीएस के पदाधिकारी होते हैं, जिला स्तर पे भी होते हैं और प्रखंड स्तर पे भी होते हैं, और ग्राउंड लेवल पे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं जो इन सभी कार्य को ग्राउंड लेवल पे करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है भारत सरकार का कि ग्राउंड स्तर पे ये सारे कार्य को दिखाया जाता है और कई सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ दिया जाता है और लोग इससे लाभान्वित भी होते हैं और काफ़ी चेंजेस भी हो रहे हैं। हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो प्रतिदिन गृह भ्रमण भी करती हैं। हमारे जो भी सेवाएं हैं आईसीडीएस की, जो मैं 6 सेवाएं बताई हूँ, वो सारी सेवाएं भी मिलती हैं उन्हें। इसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग का भी बहुत सहयोग होता है ताकि हम लोग स्वास्थ्य और पोषण दोनों इक्विवेलेंट हैं। हम दोनों, इसके बिना अगर स्वास्थ्य अगर नहीं अच्छा होगा तो पोषण का स्तर भी नहीं अच्छा होगा। तो इन दोनों को मिला के ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है और बहुत ही सुधार देखा जा रहा है इसके अंतर्गत। बिल्कुल रेखा, कहते हैं ना, डोर टू डोर कैंपेन जो होता है, घर घर जाकर जागरूक करना, ये अपने आप में बहुत आसान नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रयास है और सरकार की ये कोशिश, सरकार का ये कार्यक्रम कि जन जन तक जागरूकता को फैलाएं और उन्हें पौष्टिकता के बारे में, पोषण के बारे में अवेयर करें, जागरूक करें, जानकारी दें। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसमें आप सभी जो जुड़कर काम कर रहे हैं एक साथ, ये बहुत अच्छी कोशिश है। और सुषमा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन की अगर बात करते हैं, क्योंकि आप जिला समन्वयक हैं, आपके अंडर में भी, आपके अंतर्गत भी कई सारे लोग कार्य करते होंगे, आपके साथ भी बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। आप तक ये मैसेज कि किस क्षेत्र में जाना है या किस क्षेत्र के लोगों को आपकी ज़रूरत है, वहाँ तक आप किस प्रकार पहुँच पाते हैं? देखिए, इस आईसीडीएस में एक चैनल है जो कि बात की जाए अगर जिला की, तो जिला में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी होते हैं, जिला समन्वयक, मैं राष्ट्रीय पोषण मिशन से हूँ, और प्रोजेक्ट में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी होते हैं। उसके अंडर में महिला पर्यवेक्षिका होती हैं जो कि उनका भी कार्य पर्यवेक्षण करना है, लोगों तक पहुँचना है, केंद्र भी देखना है, वहाँ की क्वालिटी भी देखनी है, किस प्रकार का सुविधा दिया जा रहा है उसमें सुधार कराते रहना है। उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं और जो भी कार्य होते हैं हमारे प्रखंड समन्वयक होते हैं सभी परियोजनाओं में, जो कि ऑनलाइन जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी वहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये पूरा चेन बना हुआ है, जो भी पोषण अभियान की जो टीम है उसका पूरा एक चैनल बना हुआ है जो कि पूरा सेंट्रल लेवल तक है, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट। तो ये जो भी पोषण एप्लीकेशन है उस पे सारे कार्य को दर्ज किया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रखंड से लेके सेंट्रल लेवल तक इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और जो भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वो उसी ग्राउंड से रिलेटेड होती है, उसी पोषक क्षेत्र की होती हैं, इसलिए उनका काम करना काफ़ी आसान होता है। वो डोर टू डोर जाके आसानी से कार्य करती हैं, अपने सभी कार्यों को कंप्लीट करती हैं। तो उनसे वो सभी लोग जुड़े भी होते हैं क्योंकि वो उसी समुदाय से जुड़ी हुई हैं, उनके बातों को लोग समझते भी हैं और वो अपने कार्य को काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाती है, अपने मैसेज को पहुंचाती है। जी, तो ये चैनल बना हुआ है, काफ़ी डिफिकल्ट अच्छा टास्क है मुझे लगता है, क्योंकि स्मिता जब बातें होती हैं, जब आप काम करती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, अचानक से उनका कॉल आपके पास आना, आपको उनको तमाम वो चिकित्सा सेवाएं हैं वो मुहैया करवाना, और वो भी वहाँ के समुदाय के बीच में रहते हुए। जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो महिलाएं घरेलू काम में व्यस्त रहती हैं, उनको आपने इसमें शामिल किया है। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय पोषण मिशन की, तो हर वर्ष कुछ ना कुछ थीम होता है, हर वर्ष कुछ ना कुछ मुद्दा होता है जिसे लेकर आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हैं। वर्ष 2023 चल रहा है सुषमा जी, तो इसके विषय में जानना चाहूँगी कि इस वर्ष किस मुद्दे पर आप लोगों को अवेयर कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अभी हर एक वर्ष कोई ना कोई थीम को लेके हम लोग पोषण पखवाड़ा या पोषण माह मनाते हैं। तो ये जो 2023 है, इसे संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है कि इसे
हम मोटे अनाज के रूप में मनाएं, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में इसे मनाएं। और इस वर्ष, पूरे वर्ष सभी भारत सरकार का जो प्रयास है कि हम मोटे अनाज को हर घर के थाली तक पहुंचाएं और इसकी उपलब्धता को भी बढ़ाएं। तो इस पे कार्य किया जा रहा है। हमारा मुख्य रूप से फोकस इसी पे है। और हमारा जो अभी पोषण पखवाड़ा जो हुआ था, अभी जो 21 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, ये पोषण पखवाड़ा अंतर्गत हम लोगों ने मिलेट रेसिपी प्रतियोगिता भी कराया था, जिसके अंतर्गत जो विलुप्त हो चुके मिलेट्स हैं, मोटे अनाज जिन्हें हम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारे देश का देसी आहार बोल सकते हैं इसे, उसमें हम लोग मड़ुआ, जिन्हें सभी लोग जानते हैं, जिसे रागी भी बोलते हैं, कोदो, सांवा, बाजरा, कुटकी, ये सभी मोटे अनाज है। और इन सभी से रेसिपी प्रतियोगिता कराई गई जो कि विलुप्त हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास यह था कि लोग इसे अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, ये हर घर की थाली तक पहुँचे, लोग इसके पोषक तत्वों के बारे में जानें, इसके महत्व के बारे में जानें, और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार इस पर बहुत काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रहे हैं, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती करे, ताकि लोगों की थाली तक ये बहुत आसानी से पहुँचे और कम रुपए में मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। सुषमा जी, एक बार पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत सारी चर्चाएं हमने की है, हमने जाना धात्री महिलाओं के विषय में, किस तरीके से आप उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती हैं, साथ ही किस तरीके से आप उन्हें जागरूक करने की कोशिश करती हैं। जब ICDS की बात आती है सुषमा जी, तो कई लोग ये सोचते हैं कि क्या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ही ये सुविधा है। तो यदि शहरी क्षेत्र के लोग, क्योंकि निम्न तबका जो होता है, निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, वो शहर में भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि गाँव में ही हो। तो यदि शहरी क्षेत्र की महिलाएं या शहरी क्षेत्र के बच्चे ICDS की योजनाओं का फ़ायदा उठाना चाहें, तो वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, हमारे जो ICDS का जो सेवा है, आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं, वो अर्बन एरिया में भी होते हैं। तो वहाँ से भी वहाँ भी केंद्र पे लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ की भी गर्भवती महिला, वहाँ के भी बच्चे उससे लाभ ले रहे हैं। तो ये हमारा सभी एरिया में इसका फोकस होता है कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो जिन्हें लाभ लेना होता है वो वहाँ से पंजीकृत हो जाते हैं और वहाँ से लाभ ले सकते हैं। अच्छा, तो पंजीकृत होने के लिए, या यदि कोई चाहे कि मुझे पंजीकृत होना है, तो इसके लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ? इसके लिए जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, वो डोर टू डोर विजिट करती हैं और पूरा पोषक क्षेत्र का वो सर्वे करती हैं। जो भी आंगनवाड़ी से लाभ लेना चाहती है वो नामांकित हो सकती है आंगनवाड़ी सेविका के थ्रू। जी सुषमा जी, अभी ब्रेक पर जाने के पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे मिलेट वर्ष के बारे में। तो मिलेट के बारे में आपने बताया कि बहुत सारी रेसिपी कंपटीशन भी आपने करवाया और बहुत सारे मोटे अनाज जो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करवाया गया। तो मिलेट्स की बात अगर कर रहे हैं तो मिलेट सेवन से क्या फ़ायदे हैं, इसका सेवन क्यों ज़रूरी है? साथ ही साथ अगर मिलेट्स को अपने खाने में, अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो इनसे कौन कौन से पौष्टिक आहार बनाकर हम अपनी दिनचर्या में, अपने डाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मिलेट की बात करें, मोटे अनाज, तो ये विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, अगर देखा जाए और उनकी डाइट की बात की जाए तो उनके भोजन में मोटे अनाज अक्सर जाया करता था कि उनके प्लेट में मोटे अनाज होते थे। उनके प्लेट में मड़वा का रोटी, बाजरे की रोटी, ये सभी, कोदो, सामा, हम अपने घर में नानी दादी जो पहले के लोग होते हैं वो लोग अक्सर बताया करते हैं कि हमने इसका सेवन किया है, लेकिन वो आज हम लोग जानते भी नहीं। आज के बच्चे अगर इनकी बात की जाए तो वो उसे जानते भी नहीं है कि सामा, कोदो होते क्या हैं। तो ये बहुत पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते थे। तो पूर्वज जो हमारे थे उनका आप देखेंगे तो उनकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, उनकी लंबाई काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन आज के जो युवा हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी हाइट भी काफ़ी कम हो रही है और उनकी हड्डियाँ भी मजबूत नहीं हो रही। कम एज में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये मोटे अनाज अगर हम शामिल करते हैं अपने भोजन में तो इनसे बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, जिंक, आयरन, कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कैल्शियम इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, जिसके कारण हमारे पूर्वज इसका सेवन करके काफ़ी स्वस्थ रहा करते थे और लंबी आयु भी जीते थे। और जैसे कि बताया आपने कि कौन कौन से हम इससे व्यंजन बना सके, तो बहुत ही आसान होता है
कि इसे व्यंजन बनाना, क्योंकि पूर्वज हमारे लेते थे और काफ़ी पौष्टिक होते थे। आप मड़ुआ के आटे का रोटी बना सकते हैं या फिर उसका आप डोसा भी बना सकते हैं। अगर उसको हम पीस के उसका आटा बना के हम उसका डोसा बना सकते हैं। बाजरे का हम खिचड़ी, दलिया ये हम बना सकते हैं। सामा कोदो से हम लोग उपमा या फिर खीर भी बना सकते हैं। तो ये सारे रेसिपीज़ अगर हम इंक्लूड कर ले अपने डाइट में, ज़रूरी नहीं कि पर डे से हम अपने डाइट में इंक्लूड करें, सप्ताह में 3 से 4 दिन अगर हम इंक्लूड करते हैं, बाकी अनाज भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बट उसी अनाज में हम इन्हें भी मिक्स करके लें तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर छोटे बच्चों की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं 9 माह के, 10 माह के, उनके भी भोजन में हम इसे शामिल करते हैं तो उनकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होंगी। लेकिन उनके भोजन में शामिल करने से पहले हमें इसे अंकुरित करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो और भी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाए। और इनको बनाने से पहले 8 से 9 घंटा पानी में हम रात भर भिगो कर रख दें, ताकि ये जो मोटे अनाज होते हैं, ऊपर का जो इनका ब्रान होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो इसको पानी में रात भर भिगो के रखने से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और बच्चे के लिए सुपाच्य भी हो जाता है। साथ ही साथ ये पोषक तत्वों से भरपूर भी हो जाते हैं और इनरिच हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को भी उसके आहार बना के हम देते हैं, दलिया खिचड़ी बना के, तो उनके भी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, उनकी हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जी, ये आपने बहुत सही बात कही। यदि हम बातचीत करें, खासकर महिलाओं को इस मामले में अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने यहाँ के तीज त्योहारों की बात करते हैं सुषमा जी, यदि हम पर्व त्योहारों की बात करते हैं तो हमारी महिलाएं ज़रूर सहमत हो रही होंगी। जिसे हम मरवा का आटा की बात करें या फिर हम रागी की बात करें या फिर हम सामा के आटे की बात करें, तो इसे लगभग हम अपने फेस्टिवल में शामिल करते हैं। अपने फेस्टिवल को इसके बगैर हम अधूरा मानते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, यदि देख रही होंगी तो इस बात से ज़रूर सहमत होंगी। आज की जो बच्चे होते हैं वो भले ही ओट्स खा लेंगे, लेकिन उन्हें आपको दलिया से परिचय करवाना है। आप ओट्स की जगह उन्हें दलिया देने की कोशिश कीजिए, जो कि बहुत पौष्टिक होता है। और घर की महिलाएं यदि इन तमाम चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाती है तो यकीन मानिए आपके साथ साथ आपके बच्चों का सेहत भी बहुत अच्छी तरीके से संवर जाएगा। यदि हम बातचीत करें ICDS में महिलाओं की योजनाओं के विषय में, तो आपने बताया सुषमा जी, यदि हम बच्चों की बात करें तो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जिस पर आप काम करती हैं, जागरूक करने की कोशिश करती हैं। तो चाहूँगी कि उसके विषय में भी आप प्रकाश डालें। जी, हमारे ICDS में हमारे 0 से 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको यहाँ से लाभ मिलता है, पूरक पोषण का लाभ मिलता है इन्हें। और साथ ही साथ 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को स्कूल पूर्व शिक्षा भी प्रदान की जाती है। जो भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ 3 से 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं वहाँ पंजीकृत होते हैं और उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में उन्हें पढ़ाना सिखाया जाता है, रंगों की पहचान कराई जाती है, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है जिनसे उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो। तो ये सारी एक्टिविटी कराई जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं जो उस केंद्र पे प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा लेते हैं, उन्हें वहाँ पे पोषण का भी लाभ दिया जाता है। उन्हें 6 दिन का जो मेन्यू होता है सप्ताह भर का, उसमें उन्हें पौष्टिक तत्व से भरपूर उन्हें 6 दिन के मेन्यू के अनुसार उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराई जाती है और सुबह में नाश्ता भी प्रोवाइड किया जाता है उन्हें, ताकि उनका पोषण स्तर सुधार हो। जो भी एक बच्चे को आहार की ज़रूरत होती है जो वो अपने घर में ग्रहण करते हैं, उसमें जो गैप हो जाती है हम यहाँ उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। रेखा, हम लोग अक्सर समाचार पत्र में पढ़ते हैं या फिर टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन आज सुषमा जी से मिलने के बाद हम जान पा रहे हैं कि उन योजनाओं को पेपर पर पढ़ना और ज़मीनी स्तर पर जुड़कर उसके लिए कार्य करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं, अलग विषय हैं। और ये जितना आसान हमें अपने कागज़ कलम पर, पेपर पर दिखता है, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप घर घर जाकर उन महिलाओं को, उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, उन्हें जागरूक करते हैं, उनकी कमियां बताते हैं, उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। साथ ही साथ जानना चाहेंगे सुषमा जी, क्योंकि आपकी संस्था बच्चों के लिए भी कार्य करती है और अभी हम जब बात करें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं या केवल महिलाओं में होती हैं, लेकिन उन सब में अभी अगर काफ़ी प्रचलित है, जो हमेशा कहीं ना कहीं हम समाचार पत्रों में देख लेते हैं, वो है चमकी बुखार। तो इसके लिए कैसे संस्था बच्चों को या उन क्षेत्रों तक जाकर उन्हें अवेयर करती है और इससे बचाने के तरीके या इससे किस प्रकार हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, इसके लिए क्या क्या कार्य करती है? हाँ,
ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हमारे मुज़फ़्फ़रपुर में, अगर मुज़फ़्फ़रपुर की बात करें तो वहाँ पे चमकी बुखार काफ़ी 2-3 वर्ष पहले काफ़ी देखा जा रहा था कि चमकी बुखार के बहुत सारे बच्चे मिल रहे थे और काफ़ी बच्चे उससे ग्रस्त हो रहे थे और कुछ बच्चे तो मृत्यु के कगार पे भी चले गए थे। तो हमारे मुज़फ़्फ़रपुर के लिए बहुत बड़ा ये चुनौती था कि इससे हम कैसे बच्चों को बाहर निकालें। और ये चूँकि गर्मी के शुरुआत में ही शुरू हो जाती है, जैसे मार्च महीने हैं, बहुत गर्मी होती है तब ये शुरू हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि बच्चों में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है उनके शरीर में। बच्चे दिन भर धूप में खेलते हैं और ये अक्सर 0 से 15 साल तक के बच्चों में देखी जा रही है इस बीमारी का लक्षण। तो ये जो बच्चे होते हैं कहीं न कहीं घर में खाना ठीक से ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, दिन भर वो धूप में खेलते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसके कारण उनके शरीर में ग्लूकोज़ की कमी हो जा रही है। तो ऐसे बच्चों पे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बहुत ध्यान होता है। वो पूरे 0 से 15 साल तक के बच्चे का सर्वे करती हैं और उनमें कौन से बच्चे कमज़ोर हैं उनका एक लिस्ट भी बनाती हैं। वो घर घर जाके सर्वे करती है और प्रतिदिन उनके घर में शाम में विज़िट करती हैं और पता करती हैं कि कौन से बच्चे बीमार हैं, और जो बच्चे बीमार होते हैं उनको स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वो अस्पताल भी भिजवाने का काम करती है। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, जो कि ग्राम पंचायतों को गोद ले रहे हैं और शाम के शाम जाके वहाँ पे बैठक करते हैं सभी समुदाय के लोगों के साथ और इसके बारे में जागरूक करते हैं कि अगर आपके बच्चों में अगर चमकी बुखार जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या करना है। वैसे कंडीशन में उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो अपने बच्चों को कहीं झाड़ फूँक के लिए ना ले जाएं, बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाएं। अगर बच्चा बीमार होता है, अगर किसी भी प्रकार से फीवर आता है या फिर लूज मोशन होता है तो ORS दे, पैरासीटामोल दे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ORS भी मुहैया कराए हैं ICDS को, साथ ही साथ पैरासीटामोल भी दिए हैं। छोटे बच्चों में कुपोषण की कुपोषण है वो काफ़ी सुनने को मिलता है और उनमें कई ऐसी कमियां होती हैं, कई बीमारियों से वो ग्रसित होते हैं जब उनमें प्रोटीन, विटामिन और मल्टीविटामिन की कमी होती है। उन बच्चों को उन कुपोषण से बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार ये संस्था कार्य करती है? हाँ, हमारे ICDS के अंतर्गत जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं प्रत्येक माह के 14 तारीख को बच्चों का वज़न लेती हैं। उनके एज के अनुसार उनका कितना वज़न होना चाहिए, कितना उनका लंबाई होना चाहिए, ये हमेशा मापती हैं, जिससे वो उन्हें पता चलता है कि कौन से बच्चे कुपोषित हैं और कौन से बच्चे अति कुपोषित हैं। वैसे अति कुपोषित बच्चों को वो NRC ले जाती है या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है और वहाँ से NRC रेफ़र किया जाता है, जिसको पोषण पुनर्वास केंद्र कहते हैं। ये सभी जिला में होते हैं और उन्हें वहाँ पे रेफ़र करके वहाँ पे स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ पोषण भी वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा, जो भी कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें उनके माता पिता को वो जागरूक करते हैं कि वो चमकी बुखार जैसे अगर लक्षण आते हैं वैसे बच्चों में, तो उनके लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उन बच्चों को भरपेट खाना खिलाएँ, उन्हें सुबह में एक बार जगाएं, ऐसा ना हो कि बच्चे बेहोशी की हालत में और पता ना चले। और तीसरा, उन्हें अस्पताल ले जाए। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, बच्चा बेहोशी की हालत में होती है, तो उसे अस्पताल भी भिजवाएं। तो ये हमारा बहुत प्रयास रहता है कि इन दिनों कि ये सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाए। जी, ये बहुत बड़ा पहल, बहुत बड़ा कदम जो आप लोगों की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना ये बहुत बड़ी बात है। अपना भी काम करना है, अपनी भी दिनचर्या को कंप्लीट करना है, उसके अलावा भी आपने ये जो बीड़ा उठाया हुआ है लोगों को जागरूक करने का, उसका काम भी ख़त्म करना है। सुषमा जी, यदि हम बात करें, क्योंकि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, जब आप जागरूक करने के लिए जाती हैं, तो हर उम्र की महिलाएँ होती हैं, बुज़ुर्ग भी होती हैं, यूथ भी होती है, महिलाएं भी होती हैं। उनको जागरूक करना कोई कम बड़ी बात नहीं होती है। तो आपका अनुभव जानना चाहूँगी। आप विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं? क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगी दर्शकों से? जी, जब हमारा भ्रमण होता है तो उस दौरान सभी एज ग्रुप के लोग होते हैं। वहाँ महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, किशोरियाँ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो सबसे पहले बात हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं, जो घर की सास होती हैं, है ना, या उनकी माताएं होती है, तो वो पुराने ज़माने की होती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध,
तो शुरुआत दौर में देखा गया था कि जो घर की महिलाएं होती थी, बुजुर्ग होती थी, जो सास होती थी, वो उनका कहना था कि नहीं नहीं, हम अपने ज़माने में तो बहुत बच्चों को पानी भी देते थे, शहद भी देते थे। तो ये चीज़ बहुत सुनने को मिलता था। लेकिन अगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम जब से चलाया गया है, इसके ज़रिए लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें 6 माह तक सिर्फ बच्चों को माँ का दूध ही देना है और 6 माह पूर्ण होते ही उनके खाने में ऊपरी आहार भी देना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये काफ़ी अच्छा है। और सबसे पहले जब माँ गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देती है और जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है, जो अमृत समान होते हैं, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो देना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसको भी लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा फील्ड में काम करने का, कि अब ये पॉजिटिव हमें दिख रहा है फील्ड में कि लोग जब हम जागरूक कोई हो रहे हैं। काम करते हैं ना स्मिता, तो हम तब तक सफल नहीं हो पाते जब तक हमारे साथ एक पूरी टीम नहीं होती है। आप जिस पद पर कार्य कर रही हैं, बहुत मेहनत का काम है। आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, उनका भरपूर सहयोग भी आपको मिल रहा है। कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी आपकी सहायक सहायिका सब देख रही होंगी। तो कितना सहयोग उनका आपको मिलता है, किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, यहाँ पे सही बात है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो सिंगल एक आदमी के काम करने से कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। ये सभी समूह में काम करने पे होता है, सभी के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे सभी का सहयोग ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक चैनल बना होता है और सभी चैनल में लोग अपना अपना कार्य करते हैं और इसमें सभी का सहयोग मिलता है। तो जो भी पदाधिकारी हैं और ग्राउंड लेवल तक जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबका इक्वल इसमें सहयोग होता है। साथ ही साथ जो हमारे समन्वय विभाग है, जो हेल्थ है, शिक्षा है, इन सभी का भी सहयोग अच्छा मिलता है। पंचायत स्तर के लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग मिलता है। इन सब साथ ही साथ हमारे जो जीविका होते हैं ग्राउंड लेवल पे, सभी का इसमें सहयोग ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सभी उस समुदाय से जुड़े होते हैं। तो सभी का इसमें सहयोग जब तक न मिलेगा तब तक हम इस लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे और कुपोषण को दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सहयोग इनका बहुत ही आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगा और लगातार मिलता आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए एक टीम आपके साथ हो और उन पूरी टीम का, पूरे सहयोगियों का सहयोग आपके साथ हो, क्योंकि कोई भी कार्य हम अकेले बेहतर तरीके से, पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। क्यों बिल्कुल सही कहा आपने स्मिता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुषमा जी कि आप कार्यक्रम में शामिल हुई। ICDS जिला समन्वयक मुजफ्फरपुर हैं आप लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं और वहाँ से इस कार्यक्रम में विशेषकर आप आई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके अनुभव, आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए बेहद अनमोल हैं। जी हाँ, ज़रूर बताएं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है, आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसके लिए आपके खतों का हमें रहता है बेसब्री से इंतज़ार। ज़रूर लिखें और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हमारा पता हो। तो नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com।